हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, जिसे आप हिंदी ए या हिंदी आ भी कहते हैं, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर यानी कि 21 फरवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 23 फरवरी 2026 को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका हिंदी का जो फाइनल एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके 21 और 23 तारीख के फाइनल के पेपर के लिए हम लोग अपना सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है ना, इसी को सॉल्यूशन के साथ में समझ रहे थे। तो ये वीडियो हमारे इसी सैंपल पेपर 1 के पार्ट 2 की वीडियो रहने वाली है। ठीक है, और इस पार्ट 2 के अंदर आपको मैं बता दूं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम लोग खंड नंबर गा, ठीक है, जो भी आपकी दोनों ही बुक्स है ना, इन दोनों ही बुक्स के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। ठीक है, जिससे संबंधित हमारे क्वेश्चन होंगे टोटल 20 यहाँ पे। खंड घा, इसमें आपके 4 प्रश्न होंगे, यानी कि जो भी आपका रचनात्मक कार्य है, ठीक है, राइटिंग वाला पार्ट, वो भी हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो नो डाउट आज का ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में लिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, इवन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जिसके आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ बच्चों, क्या अब आप तैयार हो पार्ट 2 को समझने के लिए? आर यू रेडी? वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगती है देखने के बाद में तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो तैयार हो बच्चों पार्ट 2 को समझने के लिए? आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करेंगे। बच्चों पिछली वीडियो को आपको मैं थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूं। पिछली वीडियो में हमने खंड का समझा था, आपठित बोध का, जिसे हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। हर एक क्वेश्चन को मैंने पढ़ा हुआ था और आपको अच्छे से समझाया भी था। ठीक है, इतना ही नहीं, जो हमारा खंड खा था ना व्यावहारिक व्याकरण का, इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ठीक है, यहाँ पे समास के बारे में जो क्वेश्चन थे इनको भी अच्छे से समझाया मैंने। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद ये भी आपको समझाए और अलंकार भी। और पता है ये सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि आपको मैंने एक पीडीएफ भी दिखाई थी। देखो उपसर्ग क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कितनी बढ़िया तरीके से इन सभी को बताया हुआ। उपसर्ग प्रत्यय क्या है, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कैसे कैसे होते हैं, और ये टोटल 8 प्रकार के थे, ये भी बताया मैंने आपको। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं, इनके कुछ उदाहरण, यमक अलंकार इसके कुछ उदाहरण, फिर श्लेष अलंकार इसके कुछ उदाहरण। तो मैंने सारी चीजें आपको पहले ही समझा रखी हैं। ठीक है, तो देखो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि भाई आपको अच्छे से सारी चीजें समझा सकूं। ठीक है, ओके, तो यहां पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा खंड नंबर ग है, सबसे पहला खंड पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कि क्षितिज और कृतिका, इससे संबंधित ये शुरू होता है। ठीक है, अब देखो हमारा जो 7वां प्रश्न है ना, ये प्रश्न बेसिकली आपकी जो क्षितिज किताब है इसके किसी भी चैप्टर से आपको एक इस तरीके का गद्यांश दे दिया जाएगा। ठीक है, तकरीबन 150-200 वर्ड का, फिर आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है, तो आओ पहले हम इस गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे और फिर हम इसके प्रश्नों को समझेंगे। ओके बच्चों, तो देखो प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। वो पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, लेकिन चेहरे पे जो घनी मूछें हैं ये चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। इसके बाद प्रेमचंद जी के पांव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब वो बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे बात कही गई है कि प्रेमचंद जी के दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिससे उंगली बाहर निकल आई है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं प्रेमचंद के चेहरे की तरफ देखता हूं। क्या तुम्हें मालूम है
मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारे जूता फट गया है, यानी कि वो कहते हैं क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे साहित्यिक पुरखे तुम्हारा जूता फट गया है और तुम्हारी उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक जाती है, दरिद्रता कम हो जाएगी? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है, बड़ा ही विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब ये कहा रेडी प्लीज, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया। रेडी प्लीज, क्लिक और थैंक यू। विचित्र है, यह अधूरी मुस्कान या मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग्य है। तो प्रेमचंद जी की मुस्कान में क्या है? उपहास है, व्यंग्य है। ठीक है, अब यहां पे हमारे सामने जो प्रश्न आते हैं, अब हम उसको एक एक करके बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है कि ये जो अध्याय है प्रेमचंद के फटे जूते, ये बेसिकली क्या है? ये एक निबंध है। तो पेपर में आ सकता है प्रेमचंद जी के फटे जूते किस तरीके का लेखन है? तो ये क्या है बच्चों? ये एक निबंध है। ठीक है, निबंध, स्मरण, उपन्यास इस तरीके के होते हैं ना, तो उसमें से ये निबंध है। तो ये किस व्यक्ति ने लिखा है, यानी कि इस चैप्टर के लेखक कौन है बच्चों? तो चैप्टर के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चों क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 जो है ना, इसमें आपके टोटल 5 MCQ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर से। बस आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अध्याय के अनुसार हमें निम्नलिखित कथनों पे ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कथन है बच्चों कि प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाने गए हैं। जी हाँ, सही है, क्योंकि देखो अभी हमने क्या देखा? पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो किसके साथ गए हैं? पत्नी के साथ गए हुए हैं। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रेमचंद जी के जिस जूते में बड़ा छेद था वह बायां है और प्रेमचंद जी के जिस पैर का जूता सही था वह दायां है। तो आओ इसको भी एक बार मैच कर लेते हैं। देखो, दाहिने पांव का जूता ठीक है और बाएं पांव के जूते में छेद हो गया। ठीक है, तो जूते में बड़ा छेद है बाएं वाले में और सही है दायां वाला। ठीक है, लेखक के जूते में छेद था कहां पे? अंगूठे के नीचे, बिल्कुल सही। प्रेमचंद ने अपना जूता आजमाया कहां पे? टीले पर। ये चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन है कि प्रेमचंद ने अपना जूता कहां पे आजमाया था? टीले पर आजमाया था। तो यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। ठीक है, तो 5 MCQ आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आप पेपर में अगर पूछा जाए ना इनमें से कोई सा भी, तो आसानी से बता दोगे आप, है ना बच्चों? चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न, लेखक ऐसा क्यों सोचता है, हरिशंकर परसाई जी ऐसा क्यों सोचते हैं कि उस आदमी यानी कि प्रेमचंद जी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगे, यानी कि वो कोई ज्यादा कपड़े नहीं पहनते होंगे? ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि प्रेमचंद को किसी प्रकार का शौक नहीं था। हाँ, शौक तो नहीं था, लेकिन पूरी तरीके से ये सही नहीं है। वह फटे पुराने वस्त्र पहनने में गर्व महसूस करते थे, हाँ करते थे, लेकिन पूरी तरीके से ये भी नहीं है। वो एक साहित्यकार थे, नहीं, बल्कि प्रेमचंद जी, उनकी जो कथनी थी और जो करनी थी वो एक जैसी थी। ठीक है, प्रेमचंद जी की कथनी और करनी एक जैसी थी, इसीलिए वो ऐसा सोचते हैं कि प्रेमचंद जी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। अब फिर से चौथे क्वेश्चन के अंदर आपके जो है ना क्या नाम है, 4 MCQ एक जगह पे कंप्लीट होंगे। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों में एक गलत कथन है, ये पहचानो। तो देखो पहला प्रश्न क्या है कि प्रेमचंद के चेहरे पे घनी मूछें थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। प्रेमचंद के जूते किस सामग्री से बने थे बच्चों? कैनवास सामग्री से, बिल्कुल सही। उस समय जूते की कीमत 5 रुपए होगी, बिल्कुल सही। इसके अलावा लेखक प्रेमचंद को मित्र के रूप में संबोधित करते हैं, गलत, क्योंकि हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद को किस रूप में यहाँ पे संबोधित करते हैं? साहित्यिक पुरखे के रूप में। ठीक है, ये देखो, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है, उंगली बाहर दिख रही है तुम्हारी? तो किस रूप में? साहित्यिक पुरखे के रूप में। ठीक है, अब इसी चैप्टर में ना आपके कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ भी हैं। तो पेपर में एक क्वेश्चन शब्दार्थ का जरूर आता है, तो इसको भी ध्यान से देखें। तो पहला है इस चैप्टर का शब्द उपहास। अब उपहास का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। ठीक है, मजाक उड़ाना या फिर खिल्ली उड़ाना। अब आग्रह क्या होता है? आग्रह यानी कि आग्रह होता है निवेदन करना। ठीक है, तगादा, तगादा सिंपल सी बात है, तकाजा करना है, यानी कि कोई भी पैसा मांगने आ जाता है।
फिर ठाठ क्या होता है, ठाठ बाट होता है ना शान और शौकत से, तो शान होता है। तो उपहास, आग्रह, तगादा और ठाठ। अब इस तरीके से यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्रेमचंद जी के फटे जूते चैप्टर से आपको यहाँ पे कम से कम 15 MCQ 5 की जगह पता चल गए। तो बच्चों मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। ओके, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पे निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों पेपर में देखो क्या होगा, पेपर में कहे जाएंगे कि 4 में से आपको किन्हीं 3 को करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 पता है क्यों लिए, ताकि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको और समझा सकूं इसी पेपर में। ठीक है, तो भाई देखो मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मैं बढ़िया तरीके से सब चीजें समझा सकूं, बाकी फिर तो भाई आपके हाथ में है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो कि मिड टर्म के एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है बच्चों, किन घटनाओं से यह पता चलता है कि हीरा और मोती में काफी गहरी दोस्ती थी। ठीक है, तो वो कौन सी घटनाएं थी जिससे ये पता चलता है बच्चों, तो उन घटनाओं के बारे में यहां पे पढ़ो। देखो, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं बल्कि ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। सबसे पहला, दरअसल जब हीरा और मोती दोनों बैलों को हल में या फिर गाड़ी में जोत दिया जाता था तो वे गर्दन हिला हिलाकर चलते थे। अब ऐसा क्यों, ज्यादा से ज्यादा गर्दन क्यों हिलाते थे, क्योंकि वो उस समय ये सोचते थे कि उन्हीं की गर्दन पर ज्यादा से ज्यादा बोझ पड़े, जो कि एक मित्रता की जो मिसाल है उसको दर्शाता है। उसके बाद जब पूरे दिन भर खेतों में वो काम करते रहते, ठीक है, फिर दोपहर के समय या फिर संध्या के समय जैसे ही दोनों बैल खुलते गाड़ी से, तो वे एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान को मिटा लिया करते थे। होता है ना कि जो जानवर होते हैं वो वैसे तो हम जैसे आपस में मनुष्य गले मिलते हैं ऐसे तो मिल नहीं पाते, तो वो इस तरीके से अपने प्रेम को बेसिकली दिखाते थे, थकान मिटा लिया करते थे। इसके अलावा जैसे ही नांद में खली पड़ती या फिर भूसा पड़ती तो दोनों ही जो बैल थे वो एक साथ उठते हैं, एक साथ नांद में मुंह डालते हैं और एक ही साथ बैठ जाते हैं। अगर एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, तो इससे खाने को लेकर उनके आपस में जो एक कोऑर्डिनेशन है उससे भी एक अच्छी मित्रता दिखाई देती है। इसके अलावा कहानी में जब सांड ने एक बैल पे आक्रमण किया तो दूसरा बैल चाहता तो भाग सकता था, लेकिन दूसरे बैल ने सांड के पेट में सींग घुसेड़ दिया और इस प्रकार ने दोनों ने सांड को भगा दिया। इतना ही नहीं, एक कहानी तो यह भी है कि दूसरी बार जब वो गया के खेत से भाग के जाते हैं तो मटर खाते समय मोती पकड़ा गया, तो हीरा भी वैसे भाग तो गया था लेकिन देखा कि भाई मेरा दोस्त मोती पकड़ा गया है, तो हीरा भी वापस आ गया और दोनों को ही कांजी हाउस में कैद बंदी बना दिया गया। कांजी हाउस की दीवारें टूट जाने पर वे दोनों एक ही साथ भागते हैं और दड़ेल का मुकाबला भी करते हैं। ठीक है, ये चीजें थी। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये इसके बारे में। ठीक है, अब आप सभी बच्चों से मेरा एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। क्या बताना है बच्चों, कि ये जो हीरा और मोती थे, ठीक है, हीरा और मोती ये किस जाति के बैल थे। ठीक है, बैलों की जाति थी ना हीरा और मोती की, तो ये हीरा और मोती किस जाति के बैल थे। इसका आंसर आपको मैं अगले वीडियो में जो है ना इस सैंपल पेपर के अंदर दूंगा। पहले आप मुझे कमेंट में बताओ कि किस जाति के बैल थे हीरा और मोती। ठीक है, दूसरा प्रश्न, लहासा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि तिब्बत के लोग बंदूक या फिर पिस्तौल की तरह लाठी को लेकर क्यों घूमते थे। यानी कि देखो, लहासा की ओर पाठ में क्या है कि तिब्बत में जो लोग थे ना वो बंदूकों को या फिर पिस्तौल को ऐसे घूमते थे लेके, जैसे आज के टाइम पे जो वृद्ध लोग हैं गांव में लाठी को लेकर घूमते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि तिब्बत में उस समय कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, अगर थी भी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, वहां पे सुरक्षा प्रबंधन की स्थिति बहुत ही ना के बराबर थी। ठीक है, और साथ ही उस समय हथियार रखने के लिए कोई कानून था नहीं, यहां तक कि तिब्बती सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर भी ज्यादा खर्च नहीं करती थी। वहां पे डाकू लुटेरे को खतरा बना रहता था लेकिन सरकार को ज्यादा ऐसे कोई मतलब था ही नहीं। ठीक है, तो ये डाकू लुटेरों का खतरा वहां पे बना रहता था, इसीलिए डाकू लुटेरे जो थे ना वो पहले क्या करते थे, आदमी को मारते थे,
फिर उसे लूटते थे और फिर मरने वालों का कोई भी गवाह नहीं होता था, इसीलिए डाकू लुटेरों को कोई सजा नहीं मिल पाती थी। इसीलिए लोग जो थे तिब्बत के, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, डाकुओं से बचने के लिए, अपने आप को लूटने से बचने के लिए बंदूक या फिर पिस्तौल को लाठी की तरह लेकर घूमते थे। ठीक है, यहाँ पे एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी है कि जो डांडे है बच्चों, ठीक है, डांडे ये खतरनाक जगह क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये सबसे ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है ज्यादातर, और ये जो डाकू लुटेरे हैं उनका अड्डा भी है ना, तो इसीलिए इसको खतरे के लिए माना जाता है। तो समझ गए ना बच्चों, क्यों लेके घूमते थे बंदूक और पिस्तौल को लाठी की तरह। ओके, फिर है बच्चों ये वाला, इसमें कहा गया है आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो आज की जो उपभोक्ता संस्कृति है इसने हमारे रीति रिवाजों को कई तरीके से प्रभावित किया है। कैसे? आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारे त्योहार हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, उनको एक व्यापार बना दिया, एक व्यवसाय बना दिया है। कैसे? जहां पहले जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो त्योहार हैं, दीपावली, रक्षाबंधन, ठीक है, होली, इनका मूल उद्देश्य होता था सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव। लेकिन जब से ये उपभोक्तावाद आया है तब से लोग जो है इन त्योहारों के उद्देश्य को भूल गए हैं, और अब उनका उद्देश्य क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा दिखावा करना, ज्यादा से ज्यादा लाइटिंग करना, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना। ठीक है, इन मौकों पर जैसे दिवाली है तो लोग क्या करते हैं? दिखावे के लिए महंगी महंगी लाइट्स, महंगी महंगी वस्तुएं, महंगे महंगे पटाखे लेके आते हैं, है ना। जहां एक तरफ पारंपरिक रीति रिवाज और साधारण उत्सव हुआ करते थे, वहीं इस उपभोक्तावाद की संस्कृति ने अब जगह ले ली है भव्य और खर्चीले आयोजनों की। ठीक है, यानी कि पहले नॉर्मली हम त्योहार मना लिया करते थे, लेकिन अब क्या है, जब तक हम कई हजारों का खर्चा ना कर लें तब तक त्योहार ही नहीं लगता है ना। उपहारों और सजावट पर अत्यधिक खर्चा करके त्योहारों का जो मूल उद्देश्य है वो खत्म होता जा रहा है। इसी प्रवृत्ति से न केवल हमारे त्योहारों, हमारे रीति रिवाजों को खत्म किया जा रहा है, बल्कि उनके मूल्य जो है, उनका उद्देश्य, इसमें भी कमी आ रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ओके, चलिए अब यहां पे हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो चैप्टर है सांवले सपनों की याद, इसका जो शीर्षक है क्या वो सही है, इस बात पर आपको यहाँ पे टिप्पणी करनी है। आइए देख लेते हैं बच्चों, तो अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चों, क्या है कि जो आपका चैप्टर है सांवले सपनों की याद, तो इसमें जो सांवले सपनों की याद है ना, ये सालिम अली जी, एक पक्षी प्रेमी सालिम अली, इनके मन में बसे हुए वो सपनों का प्रतीक है जो कि उन्होंने पक्षियों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए देखे थे। इस चैप्टर के लेखक वो ये कहते हैं कि सालिम अली पक्षी प्रेमी और उनकी इच्छाओं का वर्णन मैंने इस पाठ में किया है। जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है तो लेखक को सालिम अली के उन सपनों की बहुत याद आती है जिन्हें सालिम अली ने पूरा करने की बहुत कोशिश की थी। इस दृष्टि से यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक भी है और पूर्णतः भावपूर्ण भी है। ठीक है, तो ये एक संस्मरण है बच्चों, एमसीक्यू में आ सकता है कि ये क्या है, ये एक संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में जो लिखा जाता है उसको संस्मरण बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक संस्मरण है, सांवले सपनों की याद। चलो अब हमारा अगला प्रश्न, अब इसमें पूछा गया है कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका महादेवी वर्मा ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। यानी कि देखो, एक तरफ लेखिका महादेवी वर्मा जो है, इनके जो जवारा के नवाब थे, इनके साथ पारिवारिक संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन आज के संबंध में ये एक सपने जैसे हो गए हैं। ऐसा क्यों कहा गया है इन्होंने, तो आओ देखते हैं। देखो बच्चों, जवारा के नवाब और लेखिका महादेवी महादेवी वर्मा जी का जो परिवार है वो एक ही कंपाउंडर, यानी कि जैसे होता है एक ही सोसाइटी, इसका हिस्सा थे। हालांकि महादेवी वर्मा जी का परिवार हिंदू था, जवारा के नवाब का परिवार मुस्लिम था, लेकिन दोनों के बीच में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं था। दोनों ही परिवारों में संबंध बहुत ही अच्छे थे, सौहार्दपूर्ण थे। वे एक दूसरे के त्योहारों को मिलकर मनाते थे,
एक परिवार का जन्मदिन दूसरे घर पे मनाया जाता था। रक्षाबंधन के दिन लेखिका नवाब के बेटे को राखी बांधती थी और मुहर्रम के दिन लेखिका के परिवार में बच्चे जो थे वो हरे कपड़े पहनते थे। लेखिका के छोटे भाई का नाम मनमोहन भी नवाब की पत्नी ने रखा था। लेकिन आज के टाइम पे ये सब एक स्वप्न जैसा है। क्यों? क्योंकि आजकल धर्म, संप्रदाय, इसके नाम पे जगह जगह हिंसा, जगह जगह झगड़े होते रहते हैं। धर्म और संप्रदाय के नाम पर अब वैमनस्यता फैल चुकी है, यानी कि अब जो है ना कटु शत्रुता फैल चुकी है एक तरीके से। ठीक है, पहले जैसा धार्मिक सद्भाव आजकल सिर्फ एक स्वप्न ही रह गया। हजारों लाखों में कोई एक आधा होगा जो ऐसा सोचता होगा कि हाँ भाई हम चलो एकदम पहले जैसे रहते हैं, ठीक है ना, बिना किसी भेदभाव के, मनुष्य के नाते। लेकिन ये हजारों लाखों में कोई एक आधा होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने यहाँ पे अपना जो 8वां प्रश्न है इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया है और आशा करता हूं कि आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है हमारा 9 और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे पठित पद्यांश दिया गया, इनकी कविता दी गई है, इसे पढ़ना है। तो देखो बच्चों, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बंठन के सवर के। तो यहाँ पे मेघ जो आए हैं उनके बारे में यहाँ पे विशेषताओं को बताया गया है। ठीक है, हम प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न तो सिंपल सा यही है कि ये जो कविता है मेघ आए कविता, इस कविता के रचयिता कौन है, इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है? तो फटाफट सोचिए, मेघ कविता के कवि कौन है बच्चों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ग आपका एकदम सही है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, कवि के अनुसार या फिर कविता के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला कथन क्या कहा गया है? पहला कहा गया है कि गांव में जब नगर से पाहुन आए थे तो उसे देखकर नदी ने ठहराव महसूस किया। बिल्कुल सही बात है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी। फिर कविता में नदी जो है ये गांव की युवती का प्रतीक है। कविता में नदी किसका प्रतीक मानी गई है? गांव की युवती का, यानी कि एक लड़की का। बिल्कुल सही। तीसरा, कविता में मेघ कैसे आए हैं? मेघ आए हैं बंठन के सवर के। सही। कविता में जो पेड़ हैं वो गर्दन को उचकाए हुए देखते हैं। बिल्कुल सही। अब एक एक करके सभी को हम ध्यान से देखते हैं। देखो, सबसे पहले पाहुन कहां से आए थे? पाहुन गांव में शहर से आए थे। ठीक है, पेड़ झुकने लगे गर्दन को उचका के। ओके, और जो युवती है वो किसका प्रतीक बताई गई है? मतलब जो नदी है वो युवती का प्रतीक बताई गई है। तो मतलब 1 2 3 4 ये सारी बातें हमारी सही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कविता में किस ऋतु का सौंदर्यपूर्ण और काल्पनिक चित्रण है? तो कविता में किस ऋतु के बारे में बात की गई है? सिंपल सी बात है भाई, सर जी वर्षा ऋतु के बारे में बात की गई है यहाँ पे, तो है ना। जी हाँ। चौथा प्रश्न, कविता में हवा का व्यवहार कैसा है? तो हवा का व्यवहार कैसा है अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों, दूसरी लाइन में ही, कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली। यानी कि जो हवा है वो कैसे चल रही है? नाचती और गाती हुई चल रही है। ठीक है, चलिए अब है बच्चों हमारा अगला प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझेंगे आप। ठीक है, देखो पांचवा जो प्रश्न है इसमें हमें कविता के अनुसार जो शब्द दिए गए हैं उसके अर्थों को समझना है। जैसे कि पहला शब्द है आगे आगे नाचती चली बयार। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब वर्षा का आगमन होता है वातावरण में तो इस खुशी में जो हवा होती है वो बहने लगती है। एक इसका दूसरा अर्थ है कि शहरी मेहमान का जब आगमन की खबर गांव में फैलती है, ठीक है, गांव में खबर जो है आती है तो ये गांव में तेजी से फैल जाती है। फिर है बाकी चितवन। तो बाकी चितवन का मतलब है तिरछी नजर।
क्या क्या है? तिरछी नजर। जुहार करना, जुहार का मतलब क्या होता है कि आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। और क्षितिज अटारी गहराई, तो देखिए नाम से पता चलता है क्षितिज अटारी गहराई, यानी कि अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए हैं। ओके, तो ये आपके अर्थ हैं और ये सारे अर्थ बिल्कुल सही हैं। तो मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारी बातें हमारी सही हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। देखो बच्चों, मैं तो भाई पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ना सारी चीज़ें समझाऊँ अच्छे से, ठीक है। बाकी फिर तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से ध्यान से इसको देखते हैं। ओके, चलिए अब है हमारा अगला प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि पद्य पाठों के आधार पे निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए, 2 नंबर के हैं। ठीक है, अब देखो होगा वही, पेपर में पूछे जाएंगे आपसे 4 प्रश्न, आंसर देने होंगे आपको 3 प्रश्न। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने टोटल 6 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे और समझा सकूं मैं। ठीक है, तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? और कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? बच्चों ये 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। पहले तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ऐसे कौन से विश्वास थे जिसका इन्होंने खंडन किया है, और दूसरा ईश्वर को सभी श्वासों की श्वास क्यों कहा कबीर ने? तो दोनों को समझेंगे। देखो बच्चों, कबीर ने मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा और योग साधना से ईश्वर को पाने की इस धारणा को गलत बताया है। ठीक है, लोग मंदिरों में, मस्जिदों में तीर्थ यात्रा करके योग से, साधना से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कबीर जी कहते हैं ये गलत है। कबीर का कहना है कि आडंबर पूर्ण भक्ति से ईश्वर नहीं मिलता। ये जो बाहरी दिखावा है, आडंबर तुम रचते हो ईश्वर को पाने के लिए, इससे ईश्वर कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर तो सच्चे मन से और भक्ति करने से मिलता है। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। इसका दूसरा क्वेश्चन, कबीर ने ये कहा कि ईश्वर हर प्राणी के भीतर आत्मा के रूप में विद्वान है, यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का ही एक अंश है। ठीक है, हमारे जीवन का अस्तित्व भी उसी आत्मा के कारण है। ईश्वर हर जीव के अंदर है और यही सभी का आधार है। ईश्वर का एक छोटा सा अंश आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। ठीक है, इसीलिए इसको सब श्वासों की श्वास भी कहा गया है। अगला प्रश्न, कवित्री ललखत के अनुसार प्रथम वाक्य का वर्णन कीजिए। बच्चों इनके शायद 3 या 4 वाक्य हैं। इन 3-4 वाक्यों को मैं अलग अलग एक एक सैंपल पेपर में आपको अच्छे समझा दूंगा। तो आज हम प्रथम वाक्य के बारे में देखेंगे, अगले में दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या कहा गया है। देखो इनका जो पहला वाक्य है, ठीक है, वाक्य कविता का, तो इसमें कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के अपने प्रयासों की विफलता का उल्लेख किया है। यानी कि कवित्री जो है वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, जिसके लिए वो अपने प्रयास भी करती हैं, लेकिन वो उनमें विफल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं, उसके बारे में बताया है। तो कवित्री कहती हैं कि जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे से खींच रही हूं, जो कि कमजोर है और कब टूट जाए कुछ पता नहीं। ईश्वर कब उनकी प्रार्थना सुनेंगे और संसार रूपी भवसागर पार करने में उनकी मदद करेंगे, जो कि अनिश्चित है। जैसे कच्चे सकोरे में पानी टिक नहीं पाता, वैसे ही उनके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। वह ईश्वर से मिलने की चाह में तड़पती है और इस वाक्य में रूपक और दृष्टांत अलंकार का उपयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, तो पहले वाक्य में कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के जो उसके प्रयास हैं, उसमें वो कैसे विफल होती है, क्या प्रयास किए, उसके बारे में बताया है। ठीक है, अब इसी का हमारा है तीसरा प्रश्न, जो हमारे कवि हैं रसखान जी। तो कवि रसखान जी ब्रज के जो वन है, जो जंगल है, जो बाग है, ये जो तालाब है, इनको घूर क्यों रहे? घूर यानी कि एक प्रेम की दृष्टि से निहार क्यों रहे हैं? निहारने के पीछे क्या कारण है? तो आओ देख लेते हैं। तो देखो, कबीर रसखान जी अपने भगवान श्री कृष्ण से अति गहरा प्रेम करते हैं। वे जानते हैं कि श्री कृष्ण इन वनों में
इन बागों में, इन तालाबों के बीच आते जाते रहते थे। वे इन वनों में गायों को चराते थे, इन बागों में रास लीला रचाते थे और इन स्थानों पर वो आते थे। कवि इन स्थानों को देखकर कृष्ण के होने का आभास महसूस करते हैं, इसीलिए वे इन्हें निहारना चाहते हैं, क्योंकि उनमें कृष्ण का ही अंश अभी भी उन्हें महसूस होता है और वो कृष्ण का सानिध्य पा सकते हैं, ये बताया है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अगला प्रश्न। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? यानी कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने जो कोकिला है इसके बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है। तो एक एक करके ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल के बोलने की निम्नलिखित संभावनाएं बताई हैं। अर्थात कोयल कवि के वो जो जेल थी ना, जो चार दीवारी जिसमें वो कैद थे अंग्रेजों के टाइम पे, उसके ऊपर बैठ के जब वो बोल रही होती है, चिल्ला रही होती है, गा रही होती है, संदेश दे रही होती है, जो भी है, तो ऐसा वो क्यों करती है, इसके ऊपर कवि की कई विशेषताएं। कवि कहते हैं हो सकता है कि ये जो कोयल है वो पागल हो गई हो सकता है कि उसने जंगल के अंदर लगी हुई कहीं आग की लपटें देख ली हो। ठीक है, याद रखें एमसीक्यू में आ सकता है कि जंगल में लगी हुई लपटों को क्या कहते हैं? दावानल, या फिर दावानल क्या होता है। ठीक है, हो सकता है वह स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल में बंद कैदियों को संदेश देना चाहती है। तो याद रखिएगा, कोयल की कूक में वो जो आवाज संदेश है वो क्या है? स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल में बंद कैदियों को संदेश देना। ठीक है, वह क्रांतिकारियों के मन में देशभक्ति की भावना और भी गहरी करने के लिए आई हो। तो ये चार संभावना है कि वह पागल हो गई हो, आग देख ली हो, संदेश देना चाहती हो, या फिर स्वतंत्र जो क्रांतिकारी इनके अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ाना चाहती हो, इसीलिए कोयल बोलती है। तो ये संभावना कवि के अनुसार है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। ग्राम श्री कविता में कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? हरता जन हरता मन क्यों कहा है गांव को कविता में? तो आओ देख लेते हैं बच्चों। तो देखो, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि प्यारे बच्चों, जो गांव होते हैं हमारे, उनका वातावरण, उनका एनवायरनमेंट बहुत ही आकर्षक और मनमोहक होता है। ठीक है, यहाँ की हरियाली, खेतीबाड़ी, पेड़ पौधे सब मिलाकर एक सुखद दृश्य प्रस्तुत करते हैं। खेतों में उगी हुई फसलें, वृक्ष पर उगे हुए फल, सरसों के पीले फूल, सभी चीजें गांव को बहुत ही सुंदर बनाती हैं। इसके अलावा गंगा के किनारे की बागवानी, तालाब में तैरते हुए पक्षी गांव के सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं, इसीलिए गांव को हरता जनमन कहा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी गांव में रहते हैं, आप अभी शहर में रहते हैं, बेसिकली मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली से जब आपका कहीं पे भी गांव हो, चाहे आपका गांव बिहार में हो, ठीक है, चाहे आपका गांव यूपी में हो या फिर हरियाणा में हो, कहीं पे भी हो, तो जब आप अपने गांव में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी हरियाली है, लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, खेतों में फसलें उग रही हैं, वृक्षों पे फल आ गए हैं, फूल आ गए हैं, आम लग रहे हैं, सरसों के पीले फूल हैं, खेतों में जो वो गेहूं होते हैं उनकी बालियां देखी आपने, एकदम फसलें देखी, मक्के के खेत देखे, आ हा, क्या आनंद मिलता है, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, फिर आपने तालाब में कुछ पक्षियों को देखा, आपने किसी तरीके के बाग को देखा, ओहो, बड़ा ही प्यारा वर्णन मिलता है, बड़ा ही आनंद मिलता है उससे। ठीक है, तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखो मेरे साथ। तो प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पे बताओ। अर्थात आज के टाइम पे बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बच्चों को बहुत सारे मनोरंजन के उपकरण भी मिलते हैं, लेकिन इस कविता में ये बच्चे इन सभी से वंचित क्यों हैं? तो आओ इसके बारे में भी अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, गरीबी और आर्थिक असमानता के कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा बच्चों को उनकी बुनियादी जरूरतें भी नहीं दे पाता। देखो, समाज में हमें पता है गरीबी है,
समाज में बहुत ही बड़ी आर्थिक समानता है, आर्थिक असमानता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं, बुनियादी ज़रूरतें भी नहीं दे पाते हैं। लोग आर्थिक संघर्ष और अभावग्रस्त जीवन के चलते कुछ परिवार जो हैं ये बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, मनोरंजन के लिए कुछ साधन नहीं दे पाते हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब होती है कि भोजन और बाकी की ज़रूरतें पूरा करना ही कठिन हो जाता है। स्थिति ऐसी है कि भोजन मिल जाए वही बहुत है, तो ये बाकी साधन वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। इसी कारण बच्चे किताबों से, खिलौनों से और खेल के साधनों से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये था। अब बच्चों एक चीज़ को जो अभी आपसे मैं कहने वाला हूँ, अब इसको थोड़ा गौर से सुनें। देखिए आने वाले टाइम पे, ठीक है, कुछ ही दिनों में आपकी जो ये क्षितिज की किताब है, ठीक है, आपकी जो क्षितिज की किताब है, इसकी मैं अलग से 2 वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, एक वीडियो में आपको मैं काव्य के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा, और दूसरी वीडियो में आपके गद्य यानी कि जो पार्ट होते हैं चैप्टर, इसके क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और इन सभी का लिंक आपको यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा। काव्य का भी मिल जाएगा और गद्य का भी मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं, आधे घंटे की वीडियोज़ होंगी, तो आप उनको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका जो सेकंड बुक है ना, पूरक पाठ्य पुस्तक, इसके आधार पे कृतिका वाली। ओके, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें 3 प्रश्नों में से इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, और ये 4-4 नंबर के 2 प्रश्न हैं, काफी बड़े हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं मानव समाज को किन किन रूपों में प्रभावित करती हैं, इन्हीं 2 की चर्चा करते हुए संक्षेप में बताओ। सिंपल सा क्या करना है कि जब बाढ़ आती है, ठीक है, या फिर बाढ़ जैसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो मानव समाज को ये कैसे प्रभावित करती है, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो आओ बच्चों ध्यान से इसको समझते हैं। देखो, बाढ़ जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये मानव को कई तरीके से प्रभावित करती हैं। सबसे पहला, भौतिक और आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं। जैसे बाढ़ जब आती है तो मकान, फसलें और हमारे जो बुनियादी ढांचे होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इससे लोगों को संपत्ति का नुकसान होता है, लोगों की आजीविका समाप्त हो जाती है और गरीबी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बाढ़ से ये नुकसान होते हैं, भौतिक और आर्थिक। फिर जीवन का नुकसान होता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में बहकर, बाढ़ में डूबकर इंसानों की मौतें होती हैं, जानवरों की जानें चली जाती हैं, जिससे कि समाज में शोक का और भय का माहौल बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य पर प्रभाव, क्योंकि बाढ़ के बाद में जल जमाव हो जाता है, गंदगी हो जाती है, और इससे कई सारी संक्रामक बीमारियां फैलती हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और चिकित्सा सेवाओं पर भी दबाव बढ़ता है। और सबसे आखिरी, मानसिक और सामाजिक प्रभाव। जब बाढ़ में किसी की इंसान की मृत्यु हो जाती है, मकान, फसलें सब कुछ खत्म हो जाता है, आजीविका चली जाती है, तो इससे उसका मानसिक तनाव, मानसिक चिंता बढ़ती है, अवसाद बढ़ता है और उससे असुरक्षा का अनुभव होता है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि वो कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो वैसे ही जब किसी को ज़्यादा दुख होता है और आपको भी दुख है, तो आप एक दूसरे की सहयोग की भावना में लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो बाढ़ जैसी आपदाओं से कुछ इस तरीके की जो प्रभाव हैं लोगों पर पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, लेखिका ने डालमिया नगर में नारी चेतना कैसे जागृत की, अर्थात लेखिका ने जो डालमिया नगर था यहाँ पे नारी चेतना को कैसे जागृत किया, ये बताइए। आओ बच्चों देखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, काफी अच्छा प्रश्न है। शादी के बाद लेखिका जो है ये बिहार के एक छोटे और पिछड़े कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। जब लेखिका की शादी हो जाती है तो बिहार का एक छोटा सा कस्बा था, ठीक है, पिछड़ा हुआ कस्बा डालमिया नगर, ये वहां पे रहने लगी। ठीक है, अब लेखिका ने डालमिया नगर की जो सामाजिक व्यवस्था थी उन्होंने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण थी। ठीक है, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर पति पत्नी भी
एक साथ सार्वजनिक रूप से सिनेमा देखने नहीं जा सकते थे। यानी कि इतना ज़्यादा भेदभाव था, इतनी ज़्यादा यहाँ पे रूढ़िवादिता थी कि एक पति पत्नी होते हुए भी वो एक साथ सिनेमा नहीं देख सकते थे। लेखिका ने इस पुरानी सोच को बदलने का संकल्प लिया। लेखिका ने कहा कि मैं इस सोच को बदल के रहूंगी इस डालमिया नगर में। ठीक है, अभिनय का शौक रखने वाली लेखिका ने 1 साल के लंबे प्रयास के बाद वहां के स्त्री और पुरुषों को नाटकों में एक साथ काम करने के लिए तैयार किया। लेखिका ने डालमिया नगर में बहुत काम किया, तकरीबन 1 साल तक। ठीक है, वहां पे सुधार वगैरह किए, तब जाके कहीं स्त्री और पुरुष नाटकों में एक साथ दिखने लगे। जो महिलाएं पहले अपने पतियों के साथ सिनेमा देखने तक नहीं जाती थीं, जब वो शादी करके आई थी तब उन्होंने देखा था ना कि पति पत्नी एक साथ सिनेमा नहीं देख सकते थे, आज वही महिलाएं पराये पुरुषों के साथ मंच पर नाटक करने के लिए भी राजी हो गई हैं। और ये सब हुआ है तो लेखिका के काम की वजह से। लेखिका के नेतृत्व में कई नाटकों का सफल मंचन भी हुआ और इन नाटकों के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के लिए धन भी जुटाया गया। इसी तरह लेखिका ने न केवल कला को बढ़ावा दिया, बल्कि समाज में नारी चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण कार्य भी किया था। अर्थात कला को भी बढ़ाया और नारी चेतना को भी जागृत किया। तो इस तरीके से लेखिका ने, जो अभी क्वेश्चन था ना हमारा कि डालमिया नगर में किस तरीके से नारी चेतना को जागृत किया, यह है उसका पूरा आंसर है। ठीक है, चलो अब इसका हमारा तीसरा और आखिरी प्रश्न है बच्चों कि रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद इनकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो रीढ़ की हड्डी के आधार पे एकांकी जो है आपका, याद रखना ये प्रश्न काफी अच्छा कि रीढ़ की हड्डी जो है वो एक एकांकी है जिसमें रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद इनकी चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। ठीक है, हाँ देखो ये है हमारा गा वाला प्रश्न। रीढ़ की हड्डी एकांकी में रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही महत्वपूर्ण पुरुष पात्र हैं और उनकी भी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले रामस्वरूप, फिर गोपाल प्रसाद। ठीक है, देखो तो एक सेकंड, देखिए सबसे पहले रामस्वरूप। रामस्वरूप एकांकी का एक प्रमुख पुरुष पात्र है। वे उन्नत विचारों के समर्थक हैं और शिक्षा के पक्षधर हैं। यानी कि ये काफी जो बड़े विचार हैं उनके समर्थक हैं और शिक्षा के पक्षधर हैं। उन्होंने अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाया है और उमा की शादी के मामले में बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। ठीक है, गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर से उसकी शादी तय करते हैं। जब वे गोपाल प्रसाद की विचारधारा को समझते हैं तो वे उमा की शिक्षा को छुपाकर समझौता कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गोपाल प्रसाद सोचते हैं कि उन्हें जो है ना ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए, अपनी बहू पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 12वीं पास हो बस इतना ही बहुत है, 10वीं 12वीं है ना। तो इसीलिए जो रामस्वरूप है वो उमा की शिक्षा को छुपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उमा तो बीए कर रखी थी, उनका लड़का ज्यादा पढ़ा नहीं था, तो इससे भाई अच्छा नहीं लगता फिर उन्हें, इसीलिए। गोपाल प्रसाद वह एक वकील हैं, लेकिन शिक्षा के विषय में उनके विचार असंगत हैं। इनके शिक्षा के विषय में उनके विचार थोड़े अलग हैं। कैसे? वो कहते हैं कि जो लड़के हैं इन्हें ही हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए, उच्च शिक्षा इन्हीं के लिए होनी चाहिए, जबकि लड़कियों के लिए कम शिक्षा को उचित मानते हैं। 10वीं 12वीं हो गई बस, इनके लिए इतना ही काफी है। ऐसा क्यों? क्योंकि गोपाल प्रसाद कहते हैं कि विवाह को ना एक व्यापार की तरह देखने की मेरी आदत है। ठीक है, गोपाल प्रसाद के अनुसार विवाह को व्यापार की तरह देखते हैं। वे अपने बेटे शंकर के लिए एक कम पढ़ी लिखी लड़की को स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं, बस दहेज मिलने की उम्मीद के कारण। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो वो शादी नहीं करेंगे, अगर पढ़ी लिखी कम है लेकिन दहेज ज्यादा मिल रहा है तो वो शादी कर लेंगे, है ना, वही चीज है। तो ये विशेषताएं बच्चों रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के चरित्र के। अब यहाँ पे एक चीज को थोड़ा और गौर से सुनो। ये तो आपके कुछ 3-4 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, आपकी इसी आपकी जो ये क्या नाम है बुक है ना कृतिका वाली, इसके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बच्चों, जिसमें आपको हम ज्यादा नहीं कुछ 10 से लेके 11 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, 10 से 11, जिसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा,
आप सारे के सारे बच्चे उसको भी जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ओके जी हाँ, पिछले आधे घंटे के अंदर हमने अपना खंड गा जो है पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक इन सभी पे आधारित हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चों अपने अगले खंड की, जो कि है खंड नंबर घा। ठीक है, खंड घा यानी कि रचनात्मक लेखन का। ओके बच्चों, अब रचनात्मक लेखन शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी को मैं एक चीज और बता दूं कि आपके जो भी रचनात्मक लेखन के टॉपिक हैं, जैसे कि अनुच्छेद लेखन का टॉपिक हो गया, ओके ध्यान से सुनते चलिए। इसके अलावा आपके पत्र लेखन हो गए। पत्र लेखन पेपर में आएंगे 2 तरीके के, लेकिन आपको मैं 3 तरीके के समझाऊंगा, क्योंकि पेपर में इन तीनों में से कोई 2 आ जाएंगे। जैसे कि आपको जो है ना अपने किसी सगे संबंधी को पत्र लिखना होगा। ठीक है, आपको किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो सकता है, आपको अपने विद्यालय के किसी मतलब विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं तीनों समझाने वाला हूं। इसके अलावा आपको कोई ईमेल लेखन लिखना हो सकता है, लघु कथा लिखनी होगी। ओके, फिर यहाँ पे आगे की तरफ चलें तो आपको जो है क्या बोलते हैं, ठीक है, हाँ, यहाँ पे संवाद लिखना होगा या फिर सूचना लिखनी होगी। तो मैं आपको ये जितने भी आपके रचनात्मक लेखन के टॉपिक हैं, जितने भी, इन सभी रचनात्मक लेखन के टॉपिक की एक 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 अलग वीडियो दूंगा, सबकी एक एक अलग वीडियो दूंगा आपको। ठीक है, जिससे कि आप हर एक टॉपिक को इजीली अच्छे से समझ जाओगे। ओके बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले वाले से। तो 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी भी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पे लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो विषय है नशे की लत, इसके कारण और उपाय। संकेत बिंदु है नशे की लत के कारण, नशे के शारीरिक और मानसिक प्रभाव, समाज में इसके कारण उत्पन्न समस्याएं और नशे से छुटकारा पाने के उपाय। ठीक है, इन्हीं बिंदुओं को आपको याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। एक टॉपिक है बच्चों, जीवन में अच्छे मित्रों का महत्व। संकेत बिंदु है जीवन में मित्रता का क्या महत्व है। ठीक है, अच्छे मित्र के गुण क्या होते हैं, संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन के कठिन समय में सहायता करना, विश्वास और भावनात्मक सहयोग की भावना होना, ये चीजें भी आती हैं इसमें। ठीक है, और फिर एक है सड़क दुर्घटनाएं, कारण और रोकथाम। संकेत बिंदु, सड़क दुर्घटनाओं की भूमिका क्या है। ठीक है, इसके मुख्य कारण, बचाव हेतु उपाय, सरकार और जनता की भागीदारी। अब इन सभी को देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहला टॉपिक है नशे की लत, कारण और उपाय। तो देखिए मैंने लिखा है इस तरीके से, नशे की लत एक गंभीर समस्या है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। नशे की लत के कारण समाज में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि परिवारों का टूटना, आर्थिक संकट होना और ज्यादा से ज्यादा अपराध का बढ़ना। नशे की लत मानसिक तनाव को बढ़ाती है, अकेलेपन को बढ़ाती है और पारिवारिक समस्याओं की भी कारण बनती है। नशे के शारीरिक प्रभाव में अंग भी खराब होते हैं और मानसिक रोग भी बढ़ जाते हैं। नशे से छुटकारा पाने के उपायों में काउंसलिंग शामिल है, सामाजिक जागरूकता फैलाई जा सकती है और उपचार केंद्रों का सहारा भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको यह समझा दिया। एक और यहां पे मैंने लिखा हुआ है बच्चों कि जीवन में अच्छे मित्रों का महत्व। और बच्चों ये एक रियलिटी है कि अगर आपके जीवन में एक भी अच्छा मित्र है तो आपका जीवन काफी अच्छा होगा। जीवन में अच्छे मित्रों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छे मित्र हमारी खुशियों में, हमारे दुख में, दोनों में साथ होते हैं। एक जो आपका अच्छा मित्र होगा ना, वो कभी भी, चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे कितनी बड़ी खुशी हो जाए, आपसे दूर नहीं जाएगा। अच्छे मित्र हमें हर काम के लिए, अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी कमजोरियों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। वे ना केवल हमें मुस्कुराने के लिए बल्कि कठिन समय में हमें सहारा देने के लिए भी होते हैं। मित्रता में विश्वास, भावनात्मक सहयोग की भावना होती है,
जिससे हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के साझा कर सकते हैं। आप जो विचार अपने माता पिता भाई बहन से नहीं शेयर कर सकते हैं, वो विचार अपने एक अच्छे मित्र के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा मित्र हमें सही मार्गदर्शन देता है और जीवन के फैसले लेने में हमारी मदद करता है। साथ ही उसका जो समर्थन है मित्र का, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और एक मानसिक शक्ति प्रदान करता है। अच्छे मित्र न केवल हमारी खुशी में शामिल होते हैं, बल्कि दुखों में हमें समर्थन और हिम्मत भी देते हैं, जो जीवन के कठिन दौर में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और मैंने लिखा हुआ है बच्चों, इसे आप पढ़ लेना। सड़क दुर्घटनाएं, कारण और रोकथाम, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसे आप पढ़ें अच्छे से। मैंने 2 आपको समझा दिए, तीसरा आपके लिए यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ ताकि आप इसे पढ़ें अच्छे से। ठीक है, ओके। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यहां पे हमारा खंड घ का रचनात्मक लेखन का जो पहला प्रश्न है 12वां अनुच्छेद लेखन का, ये हो गया पूरा। ठीक है, अच्छे समझ में आ गए होंगे आपको सारे के सारे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करना है, इसमें आपको किसी भी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक है, और ये 5 नंबर का है। देखो बच्चों, पेपर में आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें या तो आपसे किसी सगे संबंधी को पत्र लिखना होगा, या फिर किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो सकता है, या फिर विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखना हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपको 2 नहीं 3 क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, आपको एक सगे संबंधी वाला भी, एक अधिकारी वाला भी, और एक विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपको हम 5 से 6 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे ना, इन 5 से 6 पेपर कंप्लीट होने तक 5-6 आपको सगे संबंधी के पत्र की प्रैक्टिस हो जाएगी, 5-6 अधिकारी की प्रैक्टिस हो जाएगी, और 5-6 प्रधानाचार्य के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और इतना ही नहीं, हर एक टॉपिक के लिए मैं पत्र की एक अलग अलग वीडियो लाऊंगा। ठीक है, हर एक पत्र के लिए अलग अलग एक एक वीडियो लेके आऊंगा कि सगे संबंधी को कैसे पत्र लिखना है ताकि पूरे 5 नंबर मिलें, अधिकारी को कैसे पत्र लिखना है ताकि पूरे 5 नंबर मिलें, प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखें ताकि पूरे 5 नंबर मिलें। ठीक है, लिंक आपको वीडियोस के आई बटन में मिल जाएंगे सारे के सारे। ओके बच्चों, तो जरूर देख लेना उसको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ के। तो पहला प्रश्न है, आपका नाम योगिता है या युवराज है? आपकी बड़ी बहन ने 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए और उनसे भविष्य के लिए मार्गदर्शन मांगते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। या फिर मान लीजिए ये है यहाँ पे बड़ी बहन, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका नाम योगिता है या फिर आप युवराज हैं। ठीक है, आपकी जो एल्डर सिस्टर है, बड़ी बहन, आप अभी 11वीं में हो ना, तो आपकी बड़ी बहन ने 12वीं कक्षा में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है। ठीक है, अच्छे मार्क्स आए हैं, फर्स्ट पोजीशन आई है उसकी। तो इस अवसर पे आप उन्हें बधाई भी दीजिए और उससे ये भी कहिए कि भविष्य के लिए मार्गदर्शन के लिए आप हमें कुछ बताएं। ठीक है, इसमें चलो देखते हैं इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो ये जो है ना, एक तरीके से आपके फ्री के नंबर हैं, क्योंकि ये 5 नंबर बहुत ही आसान है आपके लिए। ओके, तो देखो बच्चों, लिखेंगे इस तरीके से, आप जिसे भी लिखें, चाहे चाचा को, माता पिता को, भाई बहन, ताऊ फूफा, किसी को भी, तो लिखेंगे प्रिय बहन या फिर प्रिय जो भी आपके सगे संबंधी है उसका संबंध, और स्नेहपूर्वक नमस्ते, आदरपूर्वक नमस्कार। मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि तुमने अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, मैं योगिता, मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई, मैं युवराज, मुझे ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि तुमने अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तुम्हारी कड़ी मेहनत और अनुशासन का ही ये परिणाम है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ठीक है, अब जैसे बड़ी बहन है तो यहाँ पे तुमने की जगह आपका यूज कर सकते हैं आपने, क्योंकि आप आदर के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आपकी कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम है, और मुझे आप पर बहुत ही गर्व है। मुझे याद है जब आप देर रात तक पढ़ाई करते थे और कितनी बार तो आपने अपने दोस्तों के साथ खेलने का समय भी त्याग दिया था। मैंने देखा था कि आप देर रात तक पढ़ाई करते थे 12वीं में, और आप खेलने भी नहीं जाते थे दोस्तों के साथ में अपनी। ठीक है, आपकी यही मेहनत सचमुच आज रंग लेके आई है। आज आपने ये साबित कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
आने वाले समय में आपके लिए और भी कई चुनौतियां होंगी। मैं चाहता हूं कि आप इसी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ती रहें, हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखें, कभी भी हार मत माने। और आपने यहाँ पे पता है 1 से 2 लाइन आप ये भी ऐड करेंगे कि आपने जिस तरह से क्या बोलते हैं अपनी तैयारी की, ठीक है, उसके बारे में हमें भी कुछ बताएं, ठीक है, आप हमारा भी मार्गदर्शन करें भविष्य में हमें 12th में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। और उसके बाद आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारी सफलता से प्रेरित तुम्हारी बहन योगिता, तुम्हारा भाई युवराज। ठीक है, तो सगे संबंधी को पत्र लिखना बहुत आसान होता है बच्चों, बहुत ही आसान। ठीक है, चलिए अब आता है पत्र का दूसरा पॉइंट, जो कि है किसी अधिकारी को लिखना। तो प्रश्न है, आपका नाम रजत है या रजनी है? आपके क्षेत्र में ना जगह जगह कचरा फैल गया है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिससे कि बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसकी सूचना देते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को 100 शब्दों में पत्र लिखिए। 100 या 150 शब्दों में पत्र लिखो। विषय क्या है? गंदगी के कारण होने वाली बीमारी के खतरे को लेके। तो चलो लिखेंगे। देखो बच्चों, अब पत्र लिखने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एड्रेस। ठीक है, पहले फॉर्मेट समझिए फिर इसके बारे में समझेंगे। तो देखो, इसमें जो फॉर्मेट है आपका, उसमें जो शुरुआत की आपकी 3 लाइन है, ये किसको दर्शाती हैं? ये दर्शाती बच्चों भेजने वाले के पते को। यानी कि पत्र जो है ये भेज कौन रहा है, जैसे कि भेज कौन रहा है, हम भेज रहे हैं। तो हमारा एड्रेस क्या है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है मकान नंबर 100 शांति निकेतन कुंज करोल बाग दिल्ली। ये फिर आपको लिखनी होती है दिनांक, और दिनांक आप लिखेंगे पूरी की पूरी। जैसे आपका एग्जाम है 20 मार्च 2025 को, मॉर्निंग का इवनिंग की लिखेंगे तो 21 मार्च 2025 ऐसे लिख सकते हैं। फिर आएगा प्राप्तकर्ता का पता। प्राप्तकर्ता का मतलब जिसे ये पत्र मिलेगा। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता कौन है? स्वास्थ्य अधिकारी। कहाँ के? करोल बाग के, दिल्ली के। ठीक है, फिर आपको अपना विषय बताना है। विषय है गंदगी के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र। याद रखिए बच्चों, कैसे लिखेंगे आप? शुरुआत में भेजने वाले का पता लिखेंगे जो हम भेजते हैं, डेट आएगी, पूरी डेट लिखनी है, फिर स्वास्थ्य अधिकारी, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे वैसे 20 फरवरी होना चाहिए, जो भी आपकी मर्जी है डेट लिख सकते हैं। अब शुरुआत होगी आपके असली मतलब रियलिटी का, जो आपका लेटर है उसका। तो लिखेंगे मान्यवर। मान्यवर लिख सकते हैं या फिर महोदय लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? मैं रजत रजनी आपके क्षेत्र का निवासी हूं। इस पत्र के माध्यम से गंदगी और कचरे के ढेर की समस्या पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं। हमारे क्षेत्र में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसमें न केवल वातावरण गंदा हो रहा है बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर डेंगू, मलेरिया ऐसी बहुत सारी बीमारियां फैल भी रही हैं और तेजी से फैलने का डर बना रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए हमने नगर निगम को नियमित सफाई अभियान चलाने की गुजारिश भी की है, और आपसे भी करते हैं कि आप अभियान चलाएं सफाई के, और कचरे के निपटान के लिए आप सही तरीके से व्यवस्था को लागू करें। आपसे निवेदन है कि इस मुद्दे पर शीघ्र से शीघ्र कदम उठाएं। धन्यवाद, भवदीय रजत रजनी, और इधर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पत्र लिखना है। तो अधिकारी को कैसे पत्र लिखना है बच्चों, समझ गए ना अच्छे तरीके से? अब देखो दोबारा समझ लो, ये है आपका भेजने वाले का पता, पूरी डेट लिखेंगे, प्राप्तकर्ता, विषय, और फिर इसके बाद में ये चीजें लिखेंगे। ठीक है, चलो अब तीसरा विषय क्या है? तीसरा जो हमारा, अरे कहां चला गया एकदम से, हाँ, तीसरा टॉपिक क्या है बच्चों? ये है विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। तो लिखेंगे आपका नाम कृष्णा है या फिर सीमा है। आपके विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति काफी खराब है। ठीक है, और विद्यालय के जो स्वच्छता के कर्मी हैं, ठीक है, सफाई करने वाले, उनका इस वक्त ध्यान भी नहीं है। तो इस बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति, स्वच्छता क्यों नहीं सही है, इसके कारण और उससे क्या हानि हो रही है,
इस तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको अपने विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति खराब है, इसके लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो चलो बच्चों, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, सेवा में। बच्चों याद रखिए, अगर आप ये चिन्ह लगा देते ना ये, तो ये होता है संबोधनवाचक, और संबोधनवाचक जिसका मतलब होता है कि आप उन्हें आदत दे रहे हैं। ठीक है, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल बालिका विद्यालय, 12 खंबा रोड, करोलबाग, दिल्ली। विषय क्या है, विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति पर पत्र। प्रधानाचार्य जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं कृष्णा या सीमा आपके विद्यालय का छात्र या छात्रा हूं। इस पत्र के माध्यम से विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं या चाहती हूं। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे, विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति काफी खराब है। कक्षा में, गलियारों में यानी कि कॉरिडोर में और शौचालयों में गंदगी बहुत फैलती रहती है, जिससे कि हम छात्रों को, हम स्टूडेंट्स को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वच्छता कर्मियों के द्वारा इन स्थानों की सफाई ठीक ढंग से नहीं की जाती है। इस गंदगी के कारण विद्यार्थियों में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा गंदगी के कारण विद्यालय का वातावरण भी अप्रिय होता जा रहा है, जिससे पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो स्वच्छता कर्मी हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाए, उनकी ड्यूटी सही तरीके से लगाई जाए, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए, ताकि विद्यालय में स्वच्छता बनी रहे और छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। फिर लिखेंगे यहाँ पे धन्यवाद, एक डेट लिख देंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिखें, अपनी कक्षा और अपना अनुक्रमांक। ठीक है, इस तरीके से नाम आपको लिख के आना है, खाली नहीं छोड़ना। ये तो मैंने नाम के लिए लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं रजत या रजनी लिख सकता था, आप यहाँ पे अपना नाम लिख देना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो, अगर दिया हुआ है तो वही लिखेंगे। ओके, तो प्रधानाचार्य जी को किस तरीके से आपको पत्र लिखना है, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो देखो, इस तरह से पिछले 10 मिनट के अंदर ही आपको मैंने 3 तरीके के पत्र समझा दिए। ठीक है, सगे संबंधी को, अधिकारी को और प्रधानाचार्य को। तो बच्चों, ये तो हो गए हमारे पत्र। अब है हमारा प्रश्न नंबर 14 है, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन 14 कहता है कि आपका नाम प्रियंका है, आपके मोहल्ले की जो स्ट्रीट लाइट है ये पिछले कई दिनों से खराब पड़ी है। यानी कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, वहां पे गली में जो लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट, वो कई दिनों से खराब पड़ी हुई है, और इसकी वजह से रात के समय आने जाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं है तो वहां पे असामाजिक जो तत्व, इनकी गतिविधियां बढ़ने का डर है, और बढ़ भी गई हैं। कृपया नगर निगम के अधिकारी को इस समस्या के समाधान हेतु एक ईमेल लिखिए और जल्द से जल्द इस समस्या को ठीक करने का अनुरोध करें, 5 नंबर का। तो आओ इसको भी ध्यान से समझते हैं। बच्चों देखो, ईमेल लेखन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जो है ना, आपका फोन है, तो आप फोन से ईमेल लेखन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप बताते हैं कि प्रेषक कौन है, यानी कि आपका नाम, किसको ये ईमेल मिलेगा, प्राप्तकर्ता, विषय क्या है, फिर आप शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेषक कौन है, प्रेषक है प्रियंका। प्राप्तकर्ता कौन है, किसे मिलेगा ये ईमेल, तो नगर निगम अधिकारी को मिलेगा। विषय क्या है आपका, मोहल्ले की स्ट्रीट लाइटों की समस्या। तो लिखेंगे, प्रिय नगर निगम अधिकारी, मैं प्रियंका मोहल्ला सूरज विहार की निवासी हूं। यह शिकायत करने के लिए यह ईमेल लिख रही हूं कि पिछले कई दिनों से हमारे मोहल्ले की स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। रात के समय सड़कों पर अंधेरा रहता है, जिससे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यह समस्या केवल आवागमन में ही नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों की गतिविधियां भी बढ़ा रही है। ठीक है, इस लाइट के खराब होने से ना सिर्फ हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है, बल्कि यहाँ पे चोर लुटेरों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। लोग शाम के समय सड़कों पर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने अंधेरा है, रोशनी नहीं है। खास करके महिलाएं और बच्चों के लिए ये स्थिति चिंताजनक ज्यादा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप इस समस्या को जल्द से जल्द हल करें और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराई जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। धन्यवाद, भवदीय प्रियंका, और ये नाम है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप डेट भी लिखेंगे, डेट लिखना मैं भूल गया,
यहाँ पे आप डेट भी लिखेंगे, दिनांक क्या है वो भी आप लिखेंगे। ओके, इस तरह से। तो ये हो गया बच्चों ईमेल लेखन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक लघु कथा। ठीक है, अब लिखेंगे हम लघु कथा। तो दिया गया कि दिए गए संकेतों के आधार पे 100 शब्दों में लघु कथा लिखिए। तो लघु कथा के लिए संकेत बिंदु हैं: कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करना, सफलता के बाद भी महसूस होने वाला अकेलापन, रिश्तों और परिवार की अहमियत का एहसास, संतुलित जीवन जीने का निर्णय। तो यहाँ पे जो कड़ी मेहनत और सफलता है इसके बारे में आपको लिखना है। ध्यान रखें, जब आप लघु कथा लिखते हैं ना तो आपको एक व्यक्ति लेना पड़ता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है, एक कैरेक्टर, इसको लेना पड़ता है अपनी लघु कथा में। तो देखो यहाँ पे लघु कथा लेखन का हमारा विषय क्या है? सफलता के बाद की सच्चाई। ठीक है, इस पर आधारित लघु कथा। देखो मैंने नाम लिया है राजीव। राजीव ने कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद अपनी नौकरी में उच्च पद हासिल कर लिया। ठीक है, कई सालों की बड़ी मेहनत के बाद उसने एग्जाम क्लियर किया, फिर नौकरी के लिए, और उसके बाद एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। उसकी सफलता पर सभी लोग खुश थे, लेकिन राजीव जो है ना वो अपने आप को खाली महसूस करता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उच्च पद और अधिक पैसे के बावजूद वो अकेलापन है उसके अंदर मानसिक शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दिन उसने ये महसूस किया कि वह सफलता पाने के बाद भी पूरी तरीके से खुश नहीं था। उसके पास वो सब है, परिवार, पैसा, सब कुछ है, लेकिन परिवार और रिश्तों की कमी उसे खल रही है। क्योंकि देखो हम जो है ना कहाँ जाते हैं कमाने के लिए? दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता जाते हैं कमाने के लिए। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? अपने परिवार को हमें छोड़ना पड़ता है, रिश्तों की कमी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए उसकी ये उपलब्धियां उसे संतुष्टि नहीं दे पा रही हैं। राजीव ने तय किया कि वह अब अपने जीवन को संतुलित करेगा। यानी कि उसने ये कहा कि देखो अब मुझे अच्छी खासी जॉब तो मिली गई, अच्छा खासा मुझे पोजीशन मिली गई, पैसा भी आ रहा है, अब जो है मैं अपने जीवन को संतुलित करूंगा। अब मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा, अपने दोस्तों के साथ थोड़ी मौज मस्ती किया करूंगा। ठीक है, असली खुशी जो है ना वो पैसों में नहीं है। हालांकि पैसों से खुशी आती है, लेकिन पूरी खुशी पैसों में नहीं है, न पद में है, बल्कि रिश्तों से है और मानसिक शांति से है। वह जान गया कि सफलता का असली मतलब संतुलन और प्यार में। यानी कि सफलता का मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों में और पैसों में जो है किसी एक को चुने, बल्कि दोनों को आपको बैलेंस करके चुनना पड़ता है। यही है सफलता के बाद की सच्चाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लघु कथा लेखन का। तो बच्चों इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं और ये यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक आखिरी क्वेश्चन। और क्वेश्चन 15 में देखिए क्या कहा गया है। हमें यहाँ पे जो है ना संवाद लिखना है। ठीक है, इस वाले में हमें संवाद लिखना है। क्या? नेहा और काव्या पढ़ाई के तौर तरीकों पर चर्चा करती है। नेहा और काव्या ये दो गर्ल्स हैं जो कि आपस में पढ़ाई के जो तौर तरीके इस पे बेसिकली डिस्कशन कर रही हैं। नेहा कहती है कि समूह अध्ययन बेहतर है, यानी कि ग्रुप स्टडी बहुत अच्छा है, जबकि काव्या कहती है कि व्यक्तिगत पढ़ाई अधिक प्रभावी, यानी कि अपना अकेले पढ़ना ज्यादा कार्यकारी है। वे दोनों अपने तर्क वितर्क तक अंत में निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। ठीक है, तो आपको इसी पर संवाद लिखना है और ये संवाद 4 नंबर का है। ओके, तो संवाद तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है आप नेहा हैं और आपकी दोस्त का नाम काव्या है, और यहाँ पे आप चाहे तो आपका नाम राहुल है, आपका नाम श्याम है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समूह अध्ययन बनाम व्यक्तिगत पढ़ाई संवाद। तो यहाँ पे नेहा कहती है, काव्या क्या तुमने कभी दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई की है? काव्या कहती है, नहीं, मुझे तो अकेले पढ़ाई करने में ज्यादा अच्छा लगता है। नेहा कहती है, लेकिन काव्या समूह अध्ययन में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ें तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जैसे तुम्हें मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आ रहा है तो तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारी दोस्त तुम्हें सॉल्व करके समझा देगी, तो हम एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। काव्या कहती है, हाँ हो सकता है मदद हो, लेकिन मुझे नहीं, मुझे लगता है कि इससे ध्यान भटक जाता है। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई समझाएगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा। नेहा कहती है कि अगर हम एक सही योजना बनाएं, एक सही टाइम टेबल, सही प्लान बनाएं, तो ग्रुप स्टडी ज्यादा उपयोगी हो सकती है। ठीक है, वहीं काव्या कहती है, ना ना ना, मैं तो भाई
व्यक्तिगत पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती हूँ वही मेरे लिए अच्छा है। नेहा कहती है लेकिन समूह में कठिन सवालों को हल करना आसान होता है, क्योंकि जहां अकेले पढ़ाई करने से एक सवाल में केवल एक दिमाग लगता है, वहीं ग्रुप स्टडी में एक सवाल पे एक नहीं बल्कि जितने भी वहां पे व्यक्ति होंगे पढ़ने वाले उन सभी का दिमाग लगेगा, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है। काव्या कहती है ये तो सही है, कभी कभी दूसरों के सुझाव भी मददगार होते हैं। नेहा कहती है शायद हमें दोनों तरीकों का संयोजन करना चाहिए। काव्या कहती है हाँ यही सही रहेगा, चलो एक बार समूह अध्ययन भी आजमा ही लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो समूह अध्ययन और व्यक्तिगत अध्ययन इसके बारे में ये समझिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सूचना लेखन आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि संवाद लेखन जो है ना वो आप, ठीक, और जो आपका दोस्त है इसके बीच में नॉर्मल जो बातचीत होती है उसी को लिखना होता है आपको, तो आसानी से आप लिख सकते हैं। सूचना लेखन में काफी आपको दिक्कतें होंगी, इसीलिए संवाद आप लिखें तो पूरे 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। 4 नंबर का है तो आपको सिर्फ 8 लाइन लिखने, कितनी? 8 लाइनें बस, और आपका संवाद पूरा तैयार। ठीक है, आपको मैं 5 से 6 पेपर कराऊंगा, तो इन 5 से 6 सैंपल पेपर में आपको कम से कम 5 से 6 संवाद तो पता चल ही जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा हो गया। ओके, तो इस तरह से फाइनली प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके इस वीडियो के अंदर क्लास 9th के अपने हिंदी के एनुअल के फाइनल एग्जाम के लिए आप सभी ने जो पहला वाला पेपर है इसके पार्ट 2 को अब यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब सुनो बड़े ध्यान से, ये तो अभी हमारा पहला पेपर पूरा हुआ है, ठीक है, पहला वाला। इसके अलावा अभी कम से कम 8 से लेकर के 9 और सैंपल पेपर आने हैं, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, यानी कि टोटल आपको मैं बता दूं हम 10 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। कितने? कम से कम 10। तो लिंक आपको आई बटन में मिलेगा हर एक सैंपल पेपर की वीडियो का एक प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहां से देख लेना। बाकी आपके जो ऑल सब्जेक्ट है ना हिंदी के, या मतलब 9th के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके भी सैंपल पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे, तो आप उनको भी देख लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं आप सभी से सैंपल पेपर नंबर 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।